मुन्ना खान साहब, देखो सियासत में हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। वक्त भी क्या चीज होती है कि जिनको हमने सियासत में आगे बढ़ाया वो आज भाग गए हैं। मगर मुझे अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करना है कि आज मुझे राजा खान जैसा साथी, मूसा खान जैसा भाई, सारंग चाउस जैसा दोस्त, मकबूल भाई जैसा नौजवान, मेराज भाई जैसा साथी, फराज जैसा मेरा भाई, हमारे अयूब भाई, फिरोज मूसा खान साहब, जावेद भाई, ताबिश भाई, तहरान भाई, हमारे फिरदौस भाई, सामने बैठे हुए कुछ लोग, बहुत सारे बाजू बैठे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि आज शहर का जो माहौल बनाया जा रहा है, माहौल इस किस्म का बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से नौजवानों को अपनी जानिब खींचा जाए, किसी ना किसी तरह से उनको इम्तियाज जलील पाखंडी के काम पे लगाया जाए। 10 साल मजलिस में था, मजलिस की हिस्ट्री से वाकिफ हूं, किसके साथ क्या हुआ वो भी सुनाना चाहता हूं। 2014 में असेंबली के इंतखाबात हुए। उस वक्त अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए थे। 2015 में इमीडिएट जनवरी फरवरी का महीना होगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए थे और उसके बाद आज औरंगाबाद शहर में आए हैं। इम्तियाज जलील तू 5 साल मेरे था, 10 साल 5 साल MP था, फिर तेरे को क्या जरूरत पड़ी अकबरुद्दीन अवैसी को बुलाने की? क्या जरूरत पड़ी कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दावत दी जाए? अपने आप को महाराष्ट्र का अवैसी कहने वाला ये आपकी टीम है, ये स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी है जिन्होंने इम्तियाज जलील को बता दिया कि बेटे तेरे काम काज का रिकॉर्ड, तेरी बेईमानी का कार्ड जनता के सामने आ गया है। ना सिर्फ तो इलेक्शन हारने वाला है बल्कि तेरी डिपॉजिट भी जब्त होने वाली है। मैं कह रहा था कुछ वाकयात मजलिस के आपको सुनाऊंगा। 2019 में जब पार्लियामेंट के इंतखाबात आए थे, उस वक्त जावेद कुरैशी जो पार्टी का फाउंडर मेंबर था, जिसने मजलिस को यहां लाया था, वो पार्टी से निकाल दिया गया था। पार्लियामेंट के इंतखाबात आए, असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद में आए। जुम्मा का दिन था, नमाज के बाद उन्होंने मुझसे कहा जावेद कुरैशी को हम पार्टी में लेंगे तो कैसा होगा? मैंने कहा ठीक बात है, कुछ वोट बढ़ जाएंगे, जीत में अपने को मदद होगी। तो मुझसे कहा क्या मेरे साथ आप जावेद कुरैशी के मकान आएंगे? मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता।
फिर मेरे जिम्मे प्रकाश अंबेडकर की जिम्मेदारी दी गई। मैं प्रकाश अंबेडकर के साथ जबिंदा गांव में पहुंचा। असदुद्दीन अवी साहब ने कहा, जावेद कुरैशी आ चुके हैं, आप इनसे गले मिल लीजिए। मैंने जावेद कुरैशी से गले मिला। मेरी अपनी भाषा में कहा, अरे आ गया क्या तू? वो जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक साहब ने उनको चप्पल लाकर दी। मालूम ये हुआ था कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब जावेद कुरैशी के मकान पहुंचे, ये इनका मोतखिद था, भक्त था, ये बहुत जज्बात में आ गया और नंगे पांव इनके साथ निकल गया, हत्ता के स्टेज पर उसको चप्पल लाकर देने की पड़ी। और उसी स्टेज से असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि मेरा भाई जावेद कुरैशी मेरे सीने से रख गया है, अब मौत ही हमको जुदा करेगी। या तो वो मेरे कांधों पे जाएंगे या मैं उनके कांधों पे जाऊंगा। हमारी दोस्ती और मोहब्बत अटूट रहेगी। स्टेज से कहा था, जबिंदा के, आप सब गवाह होंगे। फिर जब असेंबली के इंतखाबात आए, जावेद कुरैशी आम खास के मैदान पहुंचा तो असदुद्दीन अवैसी के सामने इम्तियाज जलील ने कहा जावेद कुरैशी को देखकर, 56 आएंगे 56 जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जब जरूरत पड़ती है तो आप गले में हाथ डालते हैं, उसको पप्पी करते हैं, उससे मामेखा करते हैं और अपना काम निकालने के बाद उसको फेंक देते हैं। दूसरा वाकया सुनाता हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम का जब इत्तेहाद हुआ तो ये मीटिंग हुई थी दहली में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब के मकान पर। अवीसी साहब ने हैदराबाद से कुक लाया था। वो कुक ने पूरा बकरा तंदूर बनाया था, रख दिया हम चारों के सामने। मैंने थोड़ा सा पीस लिया। असद साहब ने बड़ी मकदार में गोश्त और चावल प्रकाश अंबेडकर को दिए और उन्होंने कहा, प्रकाश भाई ने, मैं इतना नहीं खा सकता। असद साहब ने कहा, आप छोड़ दीजिए, आपका बचा हुआ झूठा मैं खाऊंगा। और वाकई ऐसा हुआ, जो बचा हुआ था असद साहब ने खाया। फिर शोरापुर की सभा में असद साहब ने मुझसे पूछा था, भाई प्रकाश अंबेडकर का वजन कितना है, मैं गोद में उठा लूं तो कैसा होगा? मैंने कहा 66 से 67 किलो है। ठीक है, उसको गोद में उठा लिया। मगर जब असेंबली के इंतखाबात आए, पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के बाद प्रकाश अंबेडकर को भी आउट कर दिए। यूज एंड थ्रो बंद होगा। तो क्या हो गया जी? इसको इस्तेमाल करने का। तो मैं कह रहा था, प्रकाश अंबेडकर साहब का भी ये हाल कर दिया। जब आपका वक्त पड़ता है, काम पड़ता है, तो आप झूठा भी खाते हैं और गोद में भी उठाते हैं। एक और वाकया सुनाता हूं। अज्जू पहलवान इस शहर में रहते हैं, आप वाकिफ हैं। ये नहीं काम करा, करो ना इसको।
अज्जू पहलवान इस शहर में रहते हैं। पार्लियामेंट की सीट निकालना बहुत जरूरी था। मेरे मकान पे शाम का खाना हुआ। असद साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अज्जू पहलवान के पास जाएंगे। अज्जू पहलवान इसलिए नाराज था, उनके एक निस्बती भाई शेर खान, उसका मर्डर हुआ था और इम्तियाज जलील वो जो मर्डर करने वाली टीम थी उनका साथ दे रहा था। इसलिए अज्जू पहलवान की नाराजगी असदुद्दीन अवैसी साहब से थी। मैंने अज्जू पहलवान से बात की, उनको लेकर उनके मकान गया। अज्जू पहलवान ने बहुत सारी शिकायतें की और असद साहब ने कहा, इम्तियाज आपने गलत किया, मैं इम्तियाज की तरफ से माफी मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते इम्तियाज को माफ कर दो। और अज्जू पहलवान जब कभी आप मुझे फोन करेंगे मेरा नंबर लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। अज्जू पहलवान ने फोन नंबर भी लिया, इम्तियाज की मदद भी की। इम्तियाज 4-5 हजार वोटों से चुनकर भी आ गया। अज्जू पहलवान 2019 से 2024 तो आज तक फोन करते रहे, असद साहब ने कभी फोन नहीं उठाया। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसको फेंक दिया जाता है। पार्लियामेंट के इंतखाबात का आखिरी दिन था। ताज विवांता होटल में मैं, इम्तियाज जलील और अपने इत्तेसाम साहब साबरी जो वंडर प्लाईवुड के मालिक है, वो बैठे थे। असद साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी, चंद ही महीने पुरानी बात है, आपको औरंगाबाद मशरक़ी हल्के से इंतखाब करना है, हम आपको टिकट देने के अलावा इतनी कोशिश करेंगे, हम खर्चा बर्दाश्त करेंगे और इस सीट गिफ्ट में देंगे। ये भी वादा मुझसे किया गया। और आज मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि चंद नौजवानों को बुलाकर स्टेज पर यह कहा जाएगा, मैं अल्लाह के वास्ते, मेरे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इम्तियाज जलील की गलतियों की माफी मांगता हूं। अकबर साहब और असद साहब ये कर सकते हैं। दूसरी बात, चंद साथियों को जो बेचारे जज्बाती होते हैं, यकीनी रखते हैं, उनको स्टेज पे बुलाकर खार और शार कर सकते हैं। आज ये सब नाटक इसलिए किए जा रहे हैं कि इम्तियाज जलील को मदद की जाए। इम्तियाज जलील मेरे हिसाब से मुस्लिम क़ियादत की वो नासूर है, वो कैंसर है, वो दलाल है जिसने कौम को बेचा है। सियासत में बेईमानी करना अपनी इंतहा को है। सियासत कौम की खिदमत के लिए होती है, सियासत खुद का घर भरने के लिए नहीं होती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड कीजिए, मुझे बताइए एक शख्स इस पूरे शहर में जिसका फोन जरूरत पड़ने पर इम्तियाज जलील ने रिसीव किया हो।
हाँ, आज की तारीख में खातू भाई को फोन, अखिल नवाब को फोन, जोएब कुरैशी को फोन, फराज भाई को फोन, इनको फोन उनको फोन। उनका पोता भी बहुत काम पे लगा हुआ है और भाई भी काम पे लगा हुआ है। बाकी दिनों में ना पोता दिखता ना भाई दिखता। तो जो आदमी 5 साल एमएलए रहकर, 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहकर आपका फोन नहीं उठा सकता तो आपके काम क्या कर सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, छोड़ दीजिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महाराष्ट्र में अकोला में फसाद हुआ। अकोला के मजलिस के साथियों ने इन्हें फोन किया। मोहसिन भाई है, हमारे कारपोरेटर मुस्तफा पहलवान है मजलिस के, आज मैं मजलिस में नहीं हूं, इनसे पूछिए इन्होंने कितने फोन किए थे। अकोला में तुराब अली शाह की मस्जिद जला दी गई। तुराब अली शाह में कुरान शरीफ को बेहुरमती की गई, जानिमाजों को जला दिया गया। उसी अकोला बस्ती के फसाद में एक मुस्लिम नौजवान को पुलिस ने इतना पीटा, उसके दोनों टांगे टूट गई। उसी फसाद में हमारी मेरठ की मां 60 साल जुगनू बेगम जो अपाहिज थी, अपने मकान के बाहर नहीं निकल सकती थी, उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। कहां था ये इम्तियाज जलील? मैं गया था, गफ्फार कादरी गया था, मैंने जुगनू बीगी को जो जला कर मार दिया गया था उन पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई की कोशिश की। मैंने एसपी के पास धरना दिया। अभी चंद दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सातारा में जो एक डिस्ट्रिक्ट है पूसे सावी गांव में विक्रम पावस्कर जो भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है युवा का, देवेंद्र फडणवीस का खुसूसी आदमी है, उसने एक मॉब ले जाकर मस्जिद में नूर हुसनैन 28 साल के डिप्लोमा पास नौजवान को शहीद कर दिया। हुए थे, एक बेटा था उस्मान शिकरगिरी का, उसकी बीवी हामिला थी, अब बेटा हुआ है उसे। उस्मान शिकरगिरी का इंतकाल हो गया। असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज जलील मेरा फोन उठा नहीं रहा है, वो नहीं जाएगा, तुम पुसे सावगी जाओ। मैं पुसे सावगी गया था, 10 व्हीकल्स 4 व्हीलर लेकर गया था। रास्ते में रुकावट थी, अहमदनगर की पुलिस ने रोका, सतारा की पुलिस ने रोका, हमने नुमाइंदगी की, मैंने मांगी एयानत की, मेरे आंसू निकल पड़े। उस बुजुर्ग बाप की नौजवान बेटी की लाश मस्जिद से जब से घर पहुंची। मैं पूछना चाहता हूं, खासदार इम्तियाज जलील तुम कहां थे जब शेख इरफान को धावड़ा में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया? तुम कहां थे जब बीर में 6 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया? तुम कहां थे जब उस्मानाबाद में नौजवानों को बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया? तुम कहां थे जब मॉब लिंचिंग में परगा के
रुखमान अंसारी को पीट पीट कर मार दिया गया। तुम कहां थे जब कुरैश नगर कुर्रा बंबई में अफान अंसारी को मार दिया गया? इन सब मुकामात पर मैं पहुंचा अपने खर्चे के साथ, अपनी टीम के साथ नुमाइंदगी की। और जब पार्टी के टिकट की बात आती है तो इम्तियाज जलील को दिया जाता। यकीनन पार्लियामेंट के 5 टिकट तुमने उस्मानाबाद में दिए, साउथ सेंट्रल बंबई में दिए, भिवंडी में दिए, पूना में दिए। क्यों दिए भाई? किसके वास्ते दिए? टिकट बांटने का काम, पैसे जमा करने का काम, मांडोगी का काम इम्तियाज जलील ने करना, और फिर पार्टी की शफकत और मोहब्बत भी उस पर होना। मैं बात कर रहा था पुलिस में नुमाइंदगी करने की। एक नुमाइंदगी मैंने देखा, वो जो बकरीद की ईद हुई थी ना, तो कुछ जानवर पकड़े गए थे, तो इम्तियाज जलील साहब ने जिंसी पुलिस स्टेशन में जाकर नुमाइंदगी की थी। मैंने बोला भाई थोड़ा समझ आ गई, शायद थोड़ा सुधरने की बात दिखती है। बाद में मालूम ये हुआ कि वो गए थे उनके हकीकी भांजे को छुड़ाने के वास्ते, और पीआई से कह रहे थे कम से कम ये बच्चे को छोड़ दो। अगर सियासत सिर्फ खुद के भांजे बेटे के लिए करना है तो ऐसी सियासत पर लानत है। आप इसलिए आमदार और खासदार नहीं बने कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल सके। देखिए, एक सांसद की ताकत, एक विधायक की ताकत इतनी होती है कि वो अच्छे स्कूलों का बंदोबस्त कर सकता है। उन स्कूलों में हमारे बच्चों को हम तालीम और तरबियत दे सकते हैं। इम्तियाज जलील ने शिक्षण का कोई काम नहीं किया, अपने बेटे को लंदन में एजुकेशन के लिए भेजा। अगर ये गरीब मुसलमानों ने, ये नौजवानों ने जो तुमको वोट दिया था, क्या इसलिए वोट दिया था कि तुम इनको बेवकूफ बनाओ, इनकी तालीम का कोई इंतजाम मत करो, और उल्टा खुद अपने घर के बेटे को भेजो? देखिए, एक एमएलए, एक एमपी कम से कम अपने इलाके के अस्पताल में सहूलतें पैदा कर सकता है। घाटी की हालत क्या है, मिनी घाटी की हालत क्या है, कॉर्पोरेशन के अस्पतालों की हालत क्या? इम्तियाज जलील ना कभी विजिट देते ना कुछ देते, मगर एक आधे वक्त वो पहुंच जाते रोड का थिकनेस देखने के बाद। जब ये आमदार थे, मालूम हुआ कि हरसूर में एक डांबो रोड का थिकनेस देखने गए। वो थिकनेस इस वास्ते देखने गए कि कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पैसे वसूल कर सके। ये वसूली मास्टर है, ये इसके पास इनकमिंग का फैक्टर चलता, इसको सिर्फ पैसे जमा करने का काम करना है। और फिर हमारे बड़े कायदीन आएंगे, खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, सहाबा का वास्ता, शोहदाए किराम का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, इम्तियाज जलील को एक बार जिता दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहता हूं कि जिसको तुमने 2 वक्त मौका दे दिया, फिर उसके लिए आप बराए मेहरबानी मत बात कीजिए। मैं आपके सामने कहने आया हूं कि आज प्रोफेसर सूरज देव ने जो बात कही है, हमारी कौम में
हमारे नौजवानों में, हमारी माओ बहनों में, हमारे बुजुर्गों में इस बात की बड़ी नाराजगी है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी के 10 साल के खिदमात को, कुर्बानियों को, मेहनतों को, काविशों को नजरअंदाज किया गया, नाइंसाफी की गई। इस बात की नाराजगी है जिस गफ्फार कादरी ने 10 साल पार्टी को दिए, उस पार्टी के कायद ने गफ्फार कादरी को 3 मिनट का वक्त नहीं दिया। इस बात की नाराजगी है कि इन्होंने हमारा जब जीतने का वक्त आया तो हमारे रास्ते में कांटे खड़े कर दिए। 2014 में मुस्लिम वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था, 2019 में थोड़ा इजाफा हुआ और आज हमारी टीम की काविशों से, प्रोफेसर सोहेल जलील सफ़े अव्वल के मेरे साथी हैं, उनकी कोशिशों से हमने 200 कैंप मुनक़िद किए और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस मशरक़ी हल्के में मुस्लिम वोटर की संख्या 1,45,000 है। अगर MIM टिकट देती तो जीतना बहुत आसान था, मगर MIM पार्टी ने इम्तियाज जलील रियासती सदर, उन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपा है, उन्होंने हमसे धोखा किया और हमको भैरा फुसला कर इस धोखे में रख रहे थे कि आपको टिकट देंगे। और ये भी क्या चाल थी समझो कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन होने के बाद ये मुझसे कहते हम आपको टिकट नहीं देते, यानी दूसरे दरवाजे बंद होने के बाद ये कहते। मगर मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई मुस्लिम समाज के मेरे को साथ देंगे और मेरे साथ खड़े होंगे। मैं अबू आसिम साहब का शुक्रगुजार हूं। कांग्रेस के टिकट मिलने में इम्तियाज जलील ने बहुत झकमगाया। हद तो यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस्तेमाल करना पड़ा। हद तो यह है जो MIM पार्टी 2019 में 19 सीट 51 सीट लगाती थी, अब 16 सीट पे आ गई। और एक अंदर की बात कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील को किसकी परवाह नहीं है, उसकी पूरी कोशिश यह है कोई चुन के आओ क्या झकमगाओ, मैं आमदार बनना। अब मुंह को खून लगा क्या लगा, मैं कुछ बोल नहीं सकता। पार्टी के हित में कोई बात नहीं है, मगर समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने के बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हमारे गरीब भाइयों की वोट रहेंगे। मैं इस सभा में आने से पहले ये NH की कीर्ति हाउसिंग सोसाइटी में गया था। वहां 76-77 मकानात थे, वो सब जमा हुए। उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे। कल भारत नगर में हमारे हिंदू भाई, हमारे मराठा भाई मेरे साथ खड़े हैं, एक बड़ी सभा कर रहे हैं। विश्रांति नगर, जय भवानी नगर में लोगों के फोन आ रहे हैं, N6 N7 से पार्टी पर भी रहा है। मैं समझता हूं आपकी ताकत और इन गैर मुस्लिम दलित भाइयों की ताकत की बुनियाद पर ना सिर्फ हमें सीट जीतेंगे, अतुल सावे को धूल चटाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, इम्तियाज जलील की तो जमानत भी जब्त करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी सियासत पैसा कमाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मगर बहुत कुछ
होने के साथ साथ अल्लाह ने दिल भी दिया है। मैं अपना हाथ खुला रखता हूं, खुला रखूंगा। किसी के पास पैसे आने के बाद भी नंगे रफंगे चारे करके उनके बारे में मुझे कुछ कहने का नहीं है। मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यकीनन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी का इस हल्के असेंबली में कांग्रेस के साथ फ्रेंडली कंटेस्ट है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनेगी। गवर्नमेंट के फंड्स लाके, गवर्नमेंट के इनकी स्कीमें लाके हम हमारे क्षेत्र का, हमारे हल्के असेंबली का विकास का काम करेंगे। हम एजुकेशन के सेक्टर में काम करेंगे। हम हमारे जो मदरसे हैं, हमारे जो स्कूल हैं, उनके दर्जे को बढ़ाएंगे, कंप्यूटराइज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, अस्पतालों को दुरुस्त करेंगे, आपके रास्तों को, पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। मुझे ये सियासत इसलिए करने की है कि मैं मजलूम के काम आ सकूं, मैं नौजवानों को रोजगार दिला सकूं, मैं पुलिस के जुल्म से मुसलमानों नौजवानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पसमानदाओं को बचा सकूं, उनको हिफाजत दे सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरी शनाख्त भी बाकी रहे। भारतीय जनता पार्टी एक्सा कॉमन सिविल कोड के एजेंडे को, हिजाब मुखालिफ पॉलिसी को, मुसलमानों को बदनाम करने वाली बातों को, हमारे उलमाए दीन, हमारे पैगंबर सलाम पर जो गुस्ताखियां होती उन पे कार्रवाई कर सके। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वोट दें। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मेरठ का हर फर्द, मेरठ की हर बेटी सर उठाकर जी सके। ये इंतखाबात ये बात का फैसला करने जा रहे हैं कि हमारा देश, हमारी राज्य किस रास्ते पे चलेगी। आपका एक मेरे जब फिस्ताई ताकतों को हरा कर आएगा तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी और हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ चल के मिलजुल कर अच्छा काम करते रहेंगे। बहरहाल मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि किसी की चिकनी चोपड़ी बातों में मत आओ। साथ में फोटो खिंचाकर, शार हार पिराकर 5 साल के लिए तुमको हाथ में ठेंगा देने वाले हैं। खुदा रसूल की बातें करके किधर से भी वो दगार को, पाखंडी को वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बहरहाल आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। एक गुजारिश है कि जो निशानी साइकिल समाजवादी की है, आज ही उसका नंबर आ गया है। ईवीएम मशीन पर 5वें नंबर पर है। भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। आप बताइए कि आप एक गयूर कौम है, आप हिकमत रखते हैं, आप फिरासत रखते हैं, आप एक बिल से दोबारा डसे नहीं जा सकते। आपको अल्लाह ने फिरासत दी है, अक्लमंदी दी है, दानिशमंदी दी है। अकल से फैसला कीजिए। साइकिल की निशानी 5वें नंबर पर है, उसका बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं बिला ताखीर हमारे बड़े भाई जो उम्र में छोटे हैं मगर बातचीत में बड़े पटाखा है, नसीम साहब को दावत देता हूं जो दिल्ली से आए हैं। डायरेक्ट माइक संभालें, वक्त बहुत कम है।